हेलो फ्रेंड्स, आई एम भावना। स्टार्ट करते हैं आज नेशनल इनकम में इनकम मेथड को। ठीक है, यानी लास्ट हमने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी का रिलेशनशिप अंडरस्टैंड किया। देन हमने वैल्यू एडेड के क्वेश्चंस किए। नाउ हमारा नेक्स्ट मेथड जो होगा वो होगा इनकम मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो आज हमारा कंटेंट क्या रहने वाला है, पहले हम उसको देखते हैं। हम डेफिनेशन मतलब गो थ्रू रखेंगे कि इनकम मेथड क्या है, कि किस तरीके से ये ड्राइव हुआ है, क्या क्या कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, देन हम पर्टिकुलर्स को रिमेंबर करेंगे। इनकम मेथड को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पर्टिकुलर्स कुछ और हो जाते हैं, जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड में जो हमारे पर्टिकुलर्स थे वो क्या थे, वो थे हमारे आउटपुट माइनस में हम परचेज घटा देते थे तो हमारा GVA एट MP आ जाता था। यानी जो हमारा आउटपुट था वो सेल प्लस में चेंज इन स्टॉक था, तो उससे हमारा GVA एट MP आता था, मतलब कि GDP एट MP आता था। अब हम देखेंगे कि इनकम मेथड को कैलकुलेट करते वक्त हमारे पर्टिकुलर्स क्या होंगे और किसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। नाउ उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इनकम मेथड के बेस पे, और लास्ट में हम एक रिव्यू लेते हुए चलेंगे फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम के बीच में डिफरेंशिएट्स का, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि हम हर एक वीडियो में एक छोटा कॉन्सेप्ट साथ में लेकर चलेंगे विथ न्यूमेरिकल्स, थोड़ा थ्योरी को भी अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं डेफिनेशंस ऑफ इनकम मेथड क्या है। ऑल द इनकम मेथड दैट accrue to the factors of production by way of the wages, profits, rents, interest, etc. are summed up to obtain the national income. डेफिनेशन कहती है कि सारी इनकम वो जो कि दे होती है, दे मतलब देनी है, दे होना, एक्रू मतलब दे होना, किस पे, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, जो कि मैंने आपको बताया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या क्या है, हमारी लैंड है, लेबर है, और क्या है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। इसको एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट पे करते हैं, कैपिटल पे हम इंटरेस्ट, लेबर को हम वेज, और लैंड पे हम रेंट। ओके, तो ये सारे चार हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहते हैं कि आप जब भी जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप वेजेस पे करती हो, प्रॉफिट देती हो, रेंट देते हो, इंटरेस्ट देते हो, ये किसी न किसी की इनकम है हमारी नेशन के अंदर, तो हम इन सबको ऐड करके अपने इनकम मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आगे धीरे धीरे होती जाएगी, ये भी डेफिनेशंस है। ये आगे जो हमारे पर्टिकुलर्स हैं ये ज़रा ध्यान से देखना है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर पर्टिकुलर्स मेंशन किए हैं, तो मैं वन बाय वन हर एक पर्टिकुलर्स का जो मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करती हुई जाऊँगी। ठीक है, तो पहला पर्टिकुलर्स जो मैंने रखा है वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कि बिल्कुल एज इट इज़ इसी नाम से आपको अपने पर्टिकुलर से मिल जाएगा। पर्टिकुलर समझें, जब न्यूमेरिकल करते हैं तो गिवन होता है ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है, तो जो ये चीज़ें होती हैं इन्हें पर्टिकुलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये एज इट इज़ मिलेगा आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर ये नहीं मिला है तो ये आपको निकालना पड़ता है। कैसे, वेजेस एंड सैलरी इन कैश को प्लस कर देना वेजेस एंड सैलरी इन काइंड्स में, और प्लस कर देना एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इन तीनों को प्लस करके भी आप COE निकाल सकते हो, इसको COE बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बट आपको एक बात है जो दिमाग में रखनी है, वो क्या है कि आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अगर सपोज कि आपको एक न्यूमेरिकल में ये कहा हुआ है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो 1000 दे रखा है और ये कुछ नहीं दे रखी इनमें से, तो आप 1000 पुट कर देंगे फॉर्मूले में। अगर COE है, फॉर्मूले के अंदर COE होता है, ठीक है, तो आप 1000 पुट कर देंगे। बट अगर क्वेश्चन ने ये कहा है कि आपका ये 1000 है, ये 200 है, ये 500 है, ये 300 है, या ये 300 है,
तो अब आप क्या करेंगे, अब आप सारा नहीं उठाएंगे पर्टिकुलर्स को कैलकुलेट करने के लिए इनकम मेथड को, नहीं, क्योंकि ये जो 3 है ये इसी का पार्ट है, तो आप मेन पार्ट को देखेंगे, इनको नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इसी में इंक्लूड है, तो यहाँ पर डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो आप लॉजिक समझ रहे हैं ना कि आपको मेन हेडिंग पे फोर्स करना है। अगर मेन हेडिंग नहीं मिलती, सपोज कि ये नहीं दे रखा, अब बस ये 3 दे रखी हैं, तो आप इन 3 को ऐड करके COE निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये चारों ही दे रखे हैं तो आप सिर्फ फर्स्ट COE को ही देखेंगे, क्योंकि जो 3 है ये ऑलरेडी ऐड हो चुकी होंगी COE में, इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने सेकंड पर्टिकुलर देख लेते हैं। जो हमारा सेकंड पर्टिकुलर है वो है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट आपको पता है किराया, ये किराया दोनों हो सकता है, एक्चुअल रेंट भी और इम्प्यूटेड रेंट भी। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि एक्चुअल और इम्प्यूटेड क्या होता है, तो एक्चुअल जो असलियत में एक किराएदार जो होता है, एक रेंटर जो होता है, जो पे कर रहा होता है अपने ऑनर को, और एक वर्ड होता है इम्प्यूटेड। इम्प्यूटेड रेंट जो होता है वो माना हुआ रेंट होता है, जो कि हम जिनके पास खुद का घर है उनके लिए इम्प्यूटेड रेंट कैलकुलेट किया जाता है मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, और रॉयल्टी भी आपको पता है कि अगर किसी ने कोई बुक प्रिंट की है, वो बुक पब्लिश होती है तो उसको इसके बदले रॉयल्टी मिलती है, तो वो भी उसकी इनकम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट को देखते हैं। इंटरेस्ट आपको पता ही है कि हमारी नेशनल में इंटरेस्ट किसी न किसी की इनकम है। ठीक है, इनकम उन जो इंटरेस्ट मिलता है वो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिले या लोन पे इंटरेस्ट किसी को मिले, किसी ने लोन दिया है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट भी हमारी क्या हो गई, यहाँ पर इनकम हो गई। नेक्स्ट करते हैं हम फोर्थ, हमारा पर्टिकुलर प्रॉफिट। प्रॉफिट समझाने की नीड नहीं है। प्रॉफिट हर एक रिवॉर्ड होता है एक एंटरप्रेन्योर का, जो अपने प्रोडक्शन करने के बाद उसको गेन होता है, वो उसका प्रॉफिट कहलाता है। और एक बात और दिमाग में रखने की, प्रॉफिट के 3 सब वो होते हैं टॉपिक, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, एक होता है डिविडेंड और एक होता है रिटेन्ड अर्निंग। सेम जैसे कि COE का कॉन्सेप्ट था, सेम इस प्रॉफिट का भी कॉन्सेप्ट है। कैसे कि अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है 500, अब कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है आपको 100, डिविडेंड दे रखा है आपको 500 और आपको रिटेन्ड अर्निंग या अर्निंग दे रखी है 100, तो आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट को लेंगे, इनको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों खुद प्रॉफिट का पार्ट हैं। ये बात यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रही होंगी कि ये तीनों प्रॉफिट का खुद एक पार्ट है। अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है तो आप इन तीनों को नेगलेक्ट कर देंगे, ये बात दिमाग में रखना। और अगर आपको प्रॉफिट नहीं दे रखा या ये तीनों दे रखे हैं तो इन तीनों को जोड़ के आप प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात थी, आपने सबसे पहले क्या समझा था? सबसे पहले आपने समझा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेकंड पे मैंने आपको समझाया था रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, थर्ड पे मैंने आपको इंटरेस्ट बताया था और फोर्थ पे मैंने आपको प्रॉफिट बताया। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अपने 3 पार्ट्स थे, ये बता चुकी हूँ, और प्रॉफिट के भी अपने 3 पार्ट्स थे। लेकिन जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी किसी और का पार्ट है। किसका? ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है प्रॉफिट। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट होते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और प्रॉफिट के भी 3 पार्ट कौन कौन से हैं? कॉर्पोरेट टैक्स है, डिविडेंड है और रिटेन्ड अर्निंग है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे समझने वाली क्या समझाएगा, कैसे कंफ्यूज करता है क्वेश्चन क्या करेगा, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे देगा, आपको रेंट दे देगा, आपको इंटरेस्ट दे देगा, आपको प्रॉफिट भी दे देगा, आपको कॉर्पोरेट टैक्स देगा, डिविडेंड देगा, आपको रेंट अर्निंग भी देगा। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे पार्ट्स हैं किसका? ऑपरेटिंग सरप्लस का। तो आप इनको नेगलेक्ट कर देंगे, जहाँ पर इस नाम से कोई पर्टिकुलर आपको नज़र आएगा आप इसी को उठा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट पर्टिकुलर है वो आपका मिक्स्ड इनकम है। मिक्स्ड इनकम मतलब कि हम हर एक इनकम को नाम नहीं दे सकते। किसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं, किसी को हम रेंट बोलते हैं, या कोई हमारा डिविडेंड है, या कोई हमारा रॉयल्टी है, या कोई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। तो ऐसे इकोनॉमी के अंदर बहुत इनकम है जो हम एक नाम नहीं दे सकते, तो उसको हम मिक्स्ड इनकम के नाम से जानते हैं। जैसे कि किसान, जैसे कि बाबर्स, जैसे कि कॉबलर्स, जैसे कि जो रोड पे पटरियाँ लगाते हैं, जिनकी खुद की जो डे का जो वेजेस होता है वो अपना ही अर्न कर लेते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो
छोटे छोटे लेवल पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनको हम मिक्स इनकम में कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं फाइनली अगर आपको समझाऊं तो जो मेरा जो मतलब मेन जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या बन के आता है, मेन फॉर्मूला मेरा, तो मैं यहाँ समझाती हूँ। तो इनकम मेथड कैलकुलेट करने का जो मेन फॉर्मूला है, दोबारा लिखते हैं, इनकम मेथड कैलकुलेट करने का जो मेन फॉर्मूला वो क्या है, वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस में रेंट एंड रॉयल्टी प्लस में इंटरेस्ट प्लस में प्रॉफिट प्लस में मिक्स्ड इनकम, ठीक है। लेकिन आप जानते हो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के 3 पार्ट हैं और ये जो तीनों पार्ट हैं ये ऑलरेडी किसी के पार्ट हैं, किसके, ऑपरेटिंग सरप्लस के प्लस में मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो जो ये 3 चीज़ मिलकर है आपका इनकम मेथड निकाल देते हैं, ठीक है। यानी कि आप यहाँ 3 चीज़ लिख सकते हो या ऑपरेटिंग सरप्लस को आप 3 चीज़ों में तोड़ सकते हो, जैसे कि आप COE को भी तो तोड़ सकते हो, वेजेस इन काइंड्स मिलती हैं, वेजेस इन कैश जो होती हैं, और एक होता है क्या, PF जो बनाते हैं प्रोविडेंट फंड। तो ये तीनों जो है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के ही पार्ट है, जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस के ये 3 पार्ट है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बेस पे हम क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ठीक है। अब मिक्स इनकम के बाद आपको पता है कि जैसे कि आप वैल्यू एडेड मेथड जब कैलकुलेट करते थे तो आप GVA एट MP कैलकुलेट कर पाते थे, ठीक है, यानी कि वो GDP एट MP के इक्वल था। जब आप इनकम मेथड यूज़ करेंगे तो आप डायरेक्ट NDP एट FC निकाल पाएंगे। आप कितना क्लोज हो जाएंगे इनकम मेथड से, आप नेशनल इनकम के कितना क्लोज हो, आपको सिर्फ NNP एट FC जाना है, यानी D को सिर्फ N बनाना है, और D को जब N बनाना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, D में हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देनी होती है और हम D से N पे पहुंच जाते हैं। प्लीज़ अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो आप देख लेना, ठीक है, उससे नॉलेज इंक्रीज़ होगी आपकी। तो एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये सिंपल एग्जांपल है, इसमें रेंट है, रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, प्रॉफिट है, मिक्स इनकम है। आपको NDP एट FC निकालना है। कोई यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, सब अपना अपना पार्ट है। देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कब कर जाता, अगर इसमें कहीं पर वेजेस गिवन होते, या गिवन होता है वेजेस इतनी दे रखे हैं, वेजेस इन कैश इतने, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता, तब हम खाली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लेते। या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं होता, खाली वेजेस होता, तो हम वेजेस ले लेते क्योंकि हमें कोई ना कोई चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबको ऐड कर देंगे, 400, 600, 1100, 2100 और 500, 2600 और 26,000 ऐड कर देंगे, तो आपका NDP एट FC जो है वो कितना आ जाएगा, 3600। ये मान लो कि करोड़ में है तो 3600 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत इजी था। इससे नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जो कि थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन ने बोला है GNP एट MP कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि आप इनकम मेथड से सीधा NDP एट FC निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या, GNP एट MP निकालना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको निकाल लोगे ना। आप ये देखो कि आपको G से N पे आने के लिए क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता डेप्रिसिएशन। N से D पे आने के लिए क्या करते हैं, अगर D से N पे जाने के लिए प्लस करते हैं NFIA, तो N से D पे आने के लिए उल्टा कर देते, NFIA माइनस कर देते, ठीक है। और MP से FC पे आने के लिए क्या करते हैं, माइनस कर देते नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आपको अब फॉर्मूला ये सेट हो गया है, ठीक है। अब आपको पता है, आपको क्वेश्चन ने पूछा है GNP चाहिए, आपको पता है कि आप NDP एट FC निकाल लोगे, इतने सारे जो आपको पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, आपको GNP एट MP चाहिए ना, तो इसके पास जितनी भी चीज़ें उन सबको NDP के पास लेकर आओ और साइन उल्टे कर दो, यानी कि NDP एट FC के पास माइनस का डेप्रिसिएशन आएगा, प्लस का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, प्लस का NFIA हो जाएगा और प्लस का NIT हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका GNP एट MP आ जाएगा। खैर ये सबसे लास्ट में करेंगे, पहले हम NDP निकाल लेते हैं, ठीक है। तो NDP कैसे निकलेगा, NDP के लिए मेरे पास COE होना चाहिए, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस होना चाहिए और मिक्स्ड इनकम होनी चाहिए। तो क्या मेरे पास COE गिवन है, डायरेक्ट
हाँ डायरेक्ट गिवन है COE 100 लिख लिया, प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है नहीं, तो उसके सब पार्ट्स गिवन है। ऑपरेटिंग सरप्लस जो था हमारा उसके सब पार्ट्स क्या हैं? प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, हाँ, एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास रेंट है कितना 1000, प्लस में और कुछ है, इंटरेस्ट है 200। ओके ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, और हम आगे क्या करेंगे, एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो क्या है, वो हमारी सेविंग है, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर। सेविंग भी क्या है, एक तरीके से हमारा प्रॉफिट ही कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसको भी हम इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड कर लेंगे, तो ये 400 हो गया। प्लस में हमारा लास्ट क्या था, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम दे रखा है अलग से कहीं पर हमें, हाँ दे रखा है, डेट इज़ द 200। ठीक है, तो आपके पास जो है ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो 1000 प्लस में ये 400 प्लस 500 1500, 1500 और 400 कितने हो गए, 1900। ठीक है, 1900 जो आपका आया है ये आपका NDP एट FC आया है। और मैंने आपको बताया था अगर आपको GNP एट MP जाना है तो आपको इसे प्लस करना है डेप्रिसिएशन, प्लस करना है नीफा, प्लस करना है NIT। तो NIT कितना है आपका 900, डेप्रिसिएशन कितना है आपका 400, और आपका NFIA वो कितना है माइनस का 20, तो वो माइनस का 20 हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 तो कितने हो जाएंगे, 1300, 9 3 12 1 2 3, तो हो जाएंगे 1900 और 1300, तो हाउ मैं कितने हो गए 3200। ठीक है, 3200 में से भी अगर आप 20 माइनस कर देते हैं तो 20 अगर आप माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा आपका 3200 माइनस 20 इट्स 3180। ओके, तो ये जो है आपका कैलकुलेट हो जाएगा। आई थिंक हमने डिविडेंड मिस कर दिया इसमें, तो हम डिविडेंड को और प्लस कर देते हैं क्योंकि हमारा डिविडेंड मिस हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे हम आगे इसमें प्लस कर सकते हैं। ठीक है, डिविडेंड दिखा नहीं, डिविडेंड किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर प्रॉफिट का पार्ट है डिविडेंड, तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस में ही ऐड होगा। ठीक है, तो फाइनली जो आपका आंसर है वो 3680 आपका GNP एट MP आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो डिविडेंड अब दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो आपसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे ना कि यहाँ पर पर्टिकुलर्स होंगे, इस तरफ अमाउंट लिखा होगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल जो है GNP एट MP कितना है 3680। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं बता देती हूँ। इसमें आपको डायरेक्ट नेशनल इनकम पूछी है, NNP एट FC पूछा है, यानी आपको यहाँ पे ऐसा पहला क्वेश्चन उठाया है मैंने जिसमें आपको NNP एट FC निकालना है डायरेक्ट। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले NDP एट FC निकाल लो। NDP एट FC किससे निकल जाएगा, सीधा इनकम मेथड से। तो COE यानी COE प्लस में, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर वेजेस इन काइंड दे रखा है जो कि हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि वो COE के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, और ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल ये हमारे किसी काम की नहीं, ग्रॉस से हमें क्या लेना अगर हमारा डायरेक्ट NDP आ रहा है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सरप्लस तो हम एज इट इज़ उठा लेंगे, अच्छी बात है, ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया, हमें प्रॉफिट डिविडेंड ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ कहाँ पर गिवन है, और हमें मिक्स्ड इनकम दे रखी है, तो गुड, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबको अगर आप ऐड कर लोगे इस 13300 को 161 को, तो ये आपका आ जाएगा 400492 29400, और 5 और ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा 5000 और ऐड करने हैं तो आपको देगा 34400। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, NDP एट FC आ गया। NDP एट FC कितना आ गया आपका 34400। आपको NNP एट FC जाना है तो D से सिर्फ कहाँ पे जाना है, N पे जाना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो आपकी वो जो है नेट है वो कितना है, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है कितना, आपको D से N पे आना तो वो कितना दे रखा है 300। ठीक है, तो आपको 300 और प्लस करना है इसमें, तो कितना हो जाएगा 34700। ठीक है,
तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया कितना, NNP@FC। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि समझने के लिए थोड़ा माइंड ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में? इसमें आपसे कुछ नहीं पूछा है, इसमें सिर्फ पूछा ऑपरेटिंग सरप्लस बताना है आपको। तो आप क्या करेंगे, आप कंपेयर करो ऑपरेटिंग सरप्लस और देखो, आपको जब वैल्यू मेथड यूज़ करते हो तो आप क्या निकाल लेते थे, आप GVA@MP निकाल लेते थे, जिसको आप GDP@MP बोलते हो, और आप इससे क्या निकाल लेते हो सीधा, NDP@FC। आपको GDP@MP पे जाना है, तो NDP@FC में से आप क्या माइनस करेंगे? हाँ, इसको अगर आपको इसको कंप्लीट करना है तो आप इसमें से क्या माइनस करेंगे, NDP@FC में से। आप दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करके ही क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जैसे NG को मुझे, जैसे कि GDP@MP है, तो मैं यहाँ से यहाँ जाती हूँ क्योंकि यहाँ से यहाँ जाना आसान लगता है। तो G से N पे जाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। D का D है, P का P है, और MP का मुझे FC बनाने के लिए क्या करना होगा, हाँ MP है, अगर उसे FC बनाना है तो मुझे क्या करना होता है, NIT माइनस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ माइनस के यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगी, प्लस की, यानी यहाँ से हट जाएंगी। तो GDP@MP जो है किसके बराबर है, NDP@FC में, यानी आपका जो GDP@MP है वो किसके बराबर हो जाएगा, NDP@FC के अंदर प्लस कर देंगे क्या, GDP@MP NDP, G से अगर हमने N किया तो प्लस कर देंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन, और प्लस कर देंगे यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब आप जरा इनको दोनों को ओपन करो। NDP@FC किसके बराबर होता है, COE, ओके, प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस में मिक्स्ड इनकम, प्लस में बस इतना, ये तीनों, प्लस में ये डेप्रिसिएशन एज इट इज़, प्लस में ये NIT एज इट इज़। यहाँ पे GDP@MP का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कर देते हैं क्या, परचेज। ठीक है, बस मैंने पर्टिकुलर्स लिख लिया, ऐसे मैं सिर्फ वैल्यू पुट करूँगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 70,000 दे रखा है, लिख लेंगे, माइनस परचेज कितनी, 18,000, इक्वल टू में COE नहीं दे रखा, लेकिन हाँ वेजेस दे रखे हैं, तो COE की जगह क्या डाल देंगे हम, 25,000। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है तो वो एज इट इज़ रहेगा। मिक्स्ड इनकम कुछ नहीं है, उसको छोड़ो, रहने दो। डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर गिवन नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो चीज़ नहीं गिवन है वो नहीं गिवन है। ठीक है, वैसे इसमें एक बार चेकआउट कर लेती हूँ कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो रह गई हो। तो बस ये पर्टिकुलर्स कितने हैं, 3 या 4 ही पर्टिकुलर्स हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद NIT हमारा कितना है, 3,000। ठीक है, अब ये 70 में से अगर 18 गए तो कितना बचेगा, 52,000, इक्वल टू में 25 और 3 28,000, प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है तो इस 28,000 को यहाँ पर आना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस, 24,000। इसको यहाँ पर लाकर जब आप माइनस कर देंगे तो आपका जो ऑपरेटिंग सरप्लस है वो कितना आ जाएगा, 24,000। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ दोनों फॉर्मूले को कंपेयर किया है कि मुझे यहाँ पर देखो GVA वैल्यू दे रखी थी, और एक दो जो वैल्यू थी वो वेजेस वगैरह वो किसकी दे रखी थी, मुझे इनकम मेथड की। तो मैंने दोनों को आमने सामने रखा, पुट किया और दोनों कंपेयर किया कि यहाँ जाने के लिए क्या करती, तो वो वहाँ जाके प्लस हो गए, फिर वैल्यू पुट की, तो जो मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस है वो कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में हम जरा कैलकुलेट फाइनल मतलब करना है हमने, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में डिफरेंस क्या है बता दो। फैक्टर इनकम वो होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे की जाती है, उनकी वो इनकम होती है। जो पे करता है उसके लिए वो एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो ले रहा है सॉरी वो उसके लिए इनकम है। ठीक है, और ट्रांसफ़र इनकम वो है जो विदाउट एनी सर्विस उसको इनकम मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर एक लेबर काम कर रहा है तो वो उसके लिए इनकम है फैक्टर इनकम वाली। ठीक है, लेकिन अगर एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और उसको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो एक ट्रांसफ़र इनकम है। ठीक है, और जो फैक्टर इनकम होती है वो नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ऐड की जाती है, लेकिन ट्रांसफ़र इनकम को हम किसी में भी ऐड नहीं करते। ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट होता है। अर्निंग कैसे कि पैसे लेने के बदले आप कोई सर्विस सोसाइटी को देते हो। जैसे डॉक्टर ने इनकम ली वो फैक्टर इनकम है, लेकिन अगर जो ओल्ड एज पेंशन आती है वो एक ट्रांसफ़र इनकम है, क्योंकि ओल्ड एज जो है उसके बदले में कुछ नहीं दे रहे पेंशन के बदले, वो उनकी क्या है
ओल्ड एज पेंशन है, जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होते हैं, बेरोजगारी भत्ता कहते हैं, वो सब क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है, जो कि अभी कोरोना के टाइम में सब क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है। मोदी ने क्या किया, जो फार्मर्स थे उनके अकाउंट में 2000 जो है ट्रांसफ़र करवाए, तो डेट इज़ नोन है ट्रांसफ़र इनकम। क्यों? क्योंकि उसके बदले में उससे कुछ ले नहीं रहा है, वो सिर्फ उनकी हेल्प कर रहे थे, वो अलाउंस देगा उनको कि ये अभी अभी एक स्कीम और निकाली थी, जो मतलब अनएम्प्लॉयड हो गए हैं कोरोना की वजह से, तो वो अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सब क्या है, सब क्या ट्रांसफ़र इनकम है, जो गवर्नमेंट देती है विदाउट एनी इंटेंशन। ठीक है, उनको सिर्फ बदले में कुछ नहीं मिलता, वो सिर्फ देते देते हैं। रिसीप्ट कॉन्सेप्ट है, ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे वेजेस हैं, रेंट्स हैं, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है।